हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर 4 को आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये हमारा आज का न्यू चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए, ये आपका चैप्टर 4 है। ठीक है, ये यूनिट 3 का है। ठीक है, तो चलिए इसमें आखिर हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट किसी मैग्नेट का होता है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट को बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है तो उसको पढ़ेंगे। फिर मैग्नेटिज्म के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर से, जब किसी चालक से क्या पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। जब किसी चालक से इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग पास कराते हैं, यानी जब किसी कंडक्टर से, किसी चालक से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ठीक है, देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर। तो इस कंडक्टर के चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होने लगता है, इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगता है और इसी घटना को, इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। समझ में आ गया कि किसी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगता है। इसी फेनोमेनन को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। समझ में आ गया। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड, तो द स्पेस और रीजन, कि वह क्षेत्र अराउंड ए मैग्नेट, किसी भी चुंबक के चारों तरफ का वह स्पेस या रीजन, कि वह क्षेत्र इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, जहाँ पर उसका प्रभाव को हम लोग महसूस कर सकते, एक्सपीरियंस कर सकते, उस क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। फिर से देखते हैं कि द स्पेस और रीजन अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया। तो किसी मैग्नेट है, मान लेते हैं ये एक मैग्नेट है। ठीक है, ये एक मैग्नेट है। मैग्नेट में क्या होता है, एन पोल होता है और एस पोल होता है। ठीक है, तो वैसा स्पेस या वह रीजन, मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट पी को रख देते, तो यहाँ पर हम इसका मैग्नेटिक जो ये जो पी पॉइंट है, ये इसका जो यहाँ पर मैग्नेट का जो इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। आप देखे होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है इस तरह से ये नॉर्थ से निकलकर साउथ में एंटर करता है और मैग्नेट के अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। तो इस पॉइंट पर जो वो उसका मैग्नेट का इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया, उसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और मैग्नेटिक फील्ड को आखिर डिनोट किससे करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को आप बी से लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको कहीं भी पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बताइए, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। ठीक है, आप स्पेलिंग देख लीजिए, TESLA, टेस्ला। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे कि एम्पियर स्विमिंग लॉ क्या होता है। एम्पियर स्विमिंग लॉ, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर स्विमिंग लॉ, यह एक लॉ है, नियम है, एम्पियर साइंटिस्ट ने दिया है। स्विमिंग यानी तैरने से रिलेटेड। ठीक है, तो तैरने मतलब ये उसी जैसा है, लेकिन तैरने वाला नहीं है, ये कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट को लगाया है। ठीक है, तो इमेजिन किया गया है, कल्पना किया गया है कि ए मैन स्विमिंग इन सच ए वे, कि एक आदमी इस तरह से तैर रहा है, एक आदमी इस तरह से तैर रहा है कि डैट की मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड टुवर्ड्स हिज फेस, कि यदि मैग्नेट, ये आदमी है, ठीक है, ये एक मैन है, ठीक है, ये आदमी है, तो इसी के कि मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड टुवर्ड्स हिज फेस, कि मैग्नेटिक नीडल को, मैग्नेटिक नीडल यानी मैग्नेट का जो हम लोग सुई को इसका फेस की तरफ रख देंगे। ठीक है, ये इसका फेस की तरफ रख देंगे, ये मैग्नेटिक नीडल को इसका फेस की तरफ रख देंगे। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल में नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। ठीक है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक नीडल को यदि इसका फेस की तरफ रख देंगे, ठीक है, फेस की तरफ रख देंगे टुवर्ड्स हिज फेस, तो इफ़ यदि करंट एंटरिंग हिज फीट, यदि करंट जो इसका पैर से प्रवेश करेगा, यदि करंट इस आदमी का पैर से प्रवेश करेगा एंड लिविंग फ्रॉम हिज हेड, और उसका सिर से होकर बाहर निकलेगा। ठीक है, यदि करंट इसका पैर से अंदर घुसेगा और उसका सिर से बाहर निकलेगा, तब जो नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट नीडल का, तो द नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, प्रक्षेपित हो जाता है टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड, उसका लेफ्ट हैंड की तरफ
रिप्लेस हो जाता है। ये आदमी था, ठीक है, ये इसका पैर हाथ था और ये इसका पैर था। इस तरह से यदि इलेक्ट्रिक करंट उसका पैर से एंटर करता और उसका हेड से बाहर निकलता, ठीक है, उसका हेड से बाहर निकलता, तो जो यहाँ पर हम जो निडल रखे थे, मैग्नेटिक निडल, जो मैग्नेट का सुई रखे थे, तो वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये नॉर्थ पोल जो है ना वो डिफ्लेक्ट हो जाता है उसका लेफ्ट हैंड की तरफ। तो ये इसका लेफ्ट हैंड हुआ, ये इसका लेफ्ट, इसका राइट हैंड हुआ। तो जो ये नॉर्थ पोल है ना, ये इसका लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, प्रक्षेपित हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कब होता है? जब उसका पैर से एंटर करता है और उसका हेड से बाहर निकलता है, तब जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, उसका लेफ्ट हैंड की तरफ होता है, यानी वेस्ट डायरेक्शन की ओर होता है, ठीक है। उसी को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। यदि मान लेते साउथ में एंटर कर रहा है, यानी उसका फीट यानी पैर में एंटर कर रहा है, उसका नॉर्थ यानी उसका हेड से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो जो आपका नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल वो डिफ्लेक्ट कर जाता है उसका लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी वेस्ट डायरेक्शन की ओर। तो ये बताता है, ये कॉन्सेप्ट आपका बताता है, कौन बताता है? एम्पियर का स्विमिंग लॉ। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, समझना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक देखते हैं यहाँ पर सुनो क्या है। सुनो वही है, उसी को लैंग्वेज में लिखा गया कि इफ़ करंट फ्लो थ्रू नॉर्थ ओवर ए वायर, कि किसी वायर से यदि साउथ टू नॉर्थ, यदि साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, देन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, तो जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा? टुवर्ड वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। यही है स्नो, इसको शॉर्ट एम्पियर स्विमिंग लॉ को शॉर्ट में स्नो कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग एक पढ़ेंगे बायट सावर्ट लॉ, ठीक है, जिसको शॉर्ट में BSL कहते हैं, ठीक है, बायट सावर्ट लॉ। तो देखते हैं बायट सावर्ट लॉ में क्या कहा गया है। जैसा कि पता चला कि ये भी एक लॉ है, ठीक है, बायट सावर्ट, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस ऐसे, इसका मतलब ये किसी वैज्ञानिक का नाम था बायट सावर्ट, और उसका नाम से एक लॉ दिया गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्या लॉ दिया है। तो अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट लॉ में कहा गया है, क्या कहा गया है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, यानी कहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड यानी ज़्यादा प्रबल है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड DB, मैग्नेटिक फील्ड को B कहते, B से डिनोट करते हैं, और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को DB से डिनोट करते हैं, ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट DL। और एक करंट कैरिंग एलिमेंट ले लिया DL, ठीक है, एक करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक है, इस डिपेंड अपॉन, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले फिगर में हम लोग समझते हैं कि करंट कैरिंग वायर क्या है और उसमें स्मॉल एलिमेंट DL क्या है। तो एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, ये इन्फिनाइट लेंथ का हो सकता है, ठीक है। उसमें हम लोग छोटा सा लेंथ क्या मान लेंगे? स्मॉल लेंथ या स्मॉल एलिमेंट DL मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस DL के कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेंगे कि DL के कारण कितना इसका चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो एक पॉइंट हम लोग ले P, जो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी पर स्थित है? R दूरी पर स्थित है, ठीक है। और इस पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो DB, ठीक है। और ये स्मॉल, और देखिए हम लोग ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हम एलिमेंट के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड निकालते, तो बाहर में आउटसाइड द वायर का हम लोग आउटसाइड में जब भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ना, तो आप एक क्रॉस का साइन दे दीजिएगा, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि आप वायर के आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। और जब भी इनसाइड जाइए, किसी वायर के अंदर में यदि आप मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो आप डॉट इस तरह साइन दीजिएगा, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम इन्फिनाइट लेंथ का हम करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग का मतलब क्या? धारावाही चालक, ठीक है, करंट कैरिंग वायर धारावाही चालक तार, ठीक है, जिससे होकर करंट का फ्लो हो रहा है। तो उसमें हम एक स्मॉल एलिमेंट DL ले लिए, ठीक है, ठीक है। और ये यहाँ पर P पॉइंट पर हम उसका मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेंगे, R दूरी पर स्थित है P पॉइंट, और ये DL से एक स्मॉल एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा DB, वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा, किन किन बातों पर? कि DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होगा? DB होगा। तो DB यहाँ पर DB जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट का I का। इसको आप इक्वेशन 1 मानकर अभी रख दीजिए, ठीक है। हम लोग DB का यानी हम लोग B का एक्सप्रेशन अभी निकालेंगे, ठीक है। तो इसको अभी इक्वेशन 1 मान के रख देते। फिर उसी तरह हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि DB जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इसको समझाते हैं कि यदि DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट का, तो इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट यदि वायर में बढ़ेगा, यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा करंट को वायर में डाल रहे हैं, ठीक है,
तो उतना मेरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वही कहना है कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना कम करंट होगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है स्मॉल एलिमेंट dl। अच्छा, हम लोग छोटा सा एलिमेंट लिए dl, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड छोटा ही होगा, कम ही होगा। यदि हम थोड़ा और लंबा ले लेंगे dl और बड़ा लें तो उसका मैग्नेटिक फील्ड और बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह dl पर भी निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, dl पर भी डिपेंड कर रहा है कि dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरिंग एलिमेंट पर भी डिपेंड करेगा। तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं कि dB जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा का, कि ज़्यादा एंगल में यदि झुका रहेगा P पॉइंट, ज़्यादा एंगल में झुका रहेगा वायर के साथ, तो उतना ज़्यादा उसका पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्योंकि साइन थीटा में और यदि ज़्यादा झुका रहेगा और यदि सीधा हो जाएगा, इस करंट कैरिंग वायर का सीधा हो जाएगा, ये मान लेते P पॉइंट को हम यहाँ पर ले लिए, तब यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 सबसे कम होगा। यदि वो सामने वायर के तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ठीक है, और जितना यदि ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो आपको इधर रहेगा ना, इधर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इस तरह रहेगा। तो इस तरह से ये 90 डिग्री में ज़्यादा, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो इस तरह से यदि हम वायर को यहाँ पर ले आएंगे तब एंगल 90 बनेगा, और साइन 90 में कितना होता है, वैल्यू 1 मैक्सिमम होता है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि यदि अच्छा वायर के पास ही यदि आप रख देंगे किसी पॉइंट को, तब वहाँ पर ज़्यादा उसका पास इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरह जो dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन थीटा का। और चौथा है क्या कि dB जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, उस पॉइंट का उस वायर से यदि दूरी बढ़ा देंगे तो उसका इफेक्ट कम होते जाएगा। जब सामने था तब वो ज़्यादा खींचा रहा था, फिर जैसे जैसे उसको हम दूर ले जा रहे हैं पॉइंट को, वैसे वैसे उसका मैग्नेटिक फील्ड घटते जा रहा है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम होते जाएगा। तो dB इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, कंबाइन कर देंगे सारा इक्वेशन 1, 2, 3, 4 को। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट मेरा dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन θ/r² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि dB बराबर, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसका यहाँ पर वैल्यू है μ0/4π। ठीक है, ये कांस्टेंट आएगा μ0/4π, और ये एक्सप्रेशन आपका बहुत आगे तक काम देगा। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत आगे तक काम देगा, इसीलिए आपको किसी भी हालत में इसको याद कर लेना है। ठीक है, कि dB बराबर μ0/4π IDL साइन थीटा, ठीक है, r², ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से वेयर यहाँ पर μ0 क्या है, कांस्टेंट है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि μ0 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, और μ0/4π क्या है, कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू भी होता है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, इसका वैल्यू होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि μ0/4π का यूनिट भी आपको मिल रहा है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर मिल रहा है, उसका वैल्यू आपको मिल रहा है 10⁻⁷। ठीक है, तो इतना आपको पता चल गया। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है किसी भी हालत में, कि dB बराबर हो जाएगा μ0/4π IDL साइन θ/r²। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं वेक्टर फॉर्म में। तो मैग्नेटिक फील्ड, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, पिछला चैप्टर में पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह वेक्टर से यूनिट करते थे, यानी वो सदिश राशि होता था, वेक्टर क्वांटिटी। उसी तरह जो B होता है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको भी हम लोग वेक्टर से डिनोट करते हैं, यानी B वेक्टर, जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ये भी आपका सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये तो पूरा हमको अभी वेक्टर फॉर्म में मिला है, ये हमको वेक्टर में इसको हम लाएंगे अभी। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए हमको वेक्टर फॉर्म में इसको लाएंगे। तो dB बराबर μ0/4π IDL r। अच्छा, हम इस तरह कर सकते हैं, अभी इधर ध्यान नहीं दीजिए। ठीक है, अभी इस साइड में ध्यान नहीं दीजिए। ठीक है, अभी इधर ध्यान, पहले देखिए यहाँ पर dB बराबर क्या, μ0/4π IDL साइन θ/r है। हम ऊपर भी r से गुना कर देते हैं और नीचे भी r से भागा दे देते हैं, क्योंकि r यदि काट देंगे तो फिर वही मिल जाएगा ना, r काट देंगे तो फिर वही मिल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में r से गुना कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, μ0/4π IDL r साइन थीटा हो जाएगा, और बटे में यहाँ एक r अभी आया और r² पहले से था, तो r³ हो जाएगा। तो चलिए अब इधर ध्यान दीजिए कि μ0/4π IDL r साइन थीटा बटे r³ हो जाएगा। ठीक है, r³ हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर मैं वेक्टर फॉर्म में इसको निकाल कर दिखाता हूँ।
वेक्टर फॉर्म में आप क्या पढ़े कि ए वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए क्रॉस बी बराबर होता है क्या होता है, ए बी और साइन थीटा होता है, ए बी और साइन थीटा होता है ना। तो देखिए, और ए बी साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी लिखते हैं, ए क्रॉस बी लिखते हैं। तो डी बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा बटे आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं कि आई डी एल आई को रहने देते और डी एल और आर साइन थीटा, इसको ये ए बी साइन थीटा के फॉर्म में है, डी एल आर साइन थीटा एकदम है। तो डी एल को ए मान लेते, ठीक है, और आर को बी मान लेते, तो ए बी साइन थीटा यानी डी एल आर साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी यानी डी एल क्रॉस आर यानी डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर लिख सकते हैं। आप खुद बोलिए लिख सकते हैं क्या, नहीं एकदम लिख सकते हैं। तो यहाँ से डी बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई और डी एल का वैक्टर इंटू क्रॉस आर का वेक्टर बटे में नीचे में आर क्यूब था। तो देखिए, इसको हम काफ़ी आसानी से केवल ऊपर नीचे आर आर से गुना भागा कर देने पर हम इसको वेक्टर फॉर्म में दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम वेक्टर फॉर्म में दिखा दिए मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड का आपको मैंने एक्सप्रेशन निकाल कर दिखा दिया, उसका मैंने जो कांस्टेंट था उसका आपको यूनिट वगैरह बताया, उसका वैल्यू बताया। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह काफ़ी सरल भाषा में एक्सप्रेशन था बायट-सावर्ट लॉ का, और बायट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग ही हम मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको पर डे इस तरह का वीडियो मिलता रहे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।